हेलो गाइस, एजुकेशनल हब पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी एजुकेटर पल्लवी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसका पार्ट 3। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सेल वॉल के बारे में और उसके बाद आगे देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हमें पढ़ने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर। ओके, वेट अ मिनट। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. यानी कि ये स्पेसिफिकली बात किसके लिए कही गई है? प्लांट सेल्स के लिए कही गई। यानी कि अगर मैं ये प्लांट सेल की बात करूं ऐसे और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, कि थोड़ा सा फ्लूइड जैसा है। लेकिन जो सेल वॉल है ये एकदम हार्ड है, हार्ड, स्टेबल, या फिर आप इसको रिजिड भी बोल सकते हैं, रिजिड। तो इसी कवरिंग को हम क्या बोल रहे हैं? सेल वॉल बोल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में, इन यूकैरियोट्स सेल वॉल is present only in plants and fungi. Okay, so next point, the cell wall lies outside the plasma membrane. सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी वाले हिस्से। तो द प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। और जो प्लांट सेल वॉल होती है ना, ये सेलुलोज से बनी होती है। क्लियर? सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। यानी कि ये एक शुगर मटेरियल से बना होता है, ठीक है, और ये क्या करता है? पेड़ों को स्ट्रेंथ देता है सीधा खड़ा रहने के लिए। So, when a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. अब जब भी कोई प्लांट सेल में से जो है पानी अगर बाहर जाता है, यानी कि सेल है, पानी बाहर गया, तो क्या होगा? सेल श्रिंक होगा, राइट? तो क्या होगा उसके वजह से? ये इस सेल को वैसा नहीं होने देता है, लेकिन सेल वॉल की वजह से क्या होता है? ये पानी अंदर ही रह जाता है, ये बाहर नहीं जा सकता। तो दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। तो ये जो सेल श्रिंक वाला प्रोसेस है, हम प्लांट सेल में इसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ये कैसे होता है, इसके लिए आपको एक एक्टिविटी समझनी पड़ेगी। तो यह है एक्टिविटी 5.6। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है? माउंट द पील ऑफ अ रोयो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स अंडर हाई पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। आपको क्या करना है? ये है आपका रोहियो प्लांट, ठीक है, ये है आपका रोहियो प्लांट। ठीक है, तो आपको क्या करना है? रोहियो लीफ को पील करना है और उसको स्लाइड पर ले लेना है और उसको हाई पावर में, यानी कि 60x और 100x माइक्रोस्कोप में आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आपको छोटे छोटे ग्रैनुअल्स दिखेंगे जिसको आप क्लोरोप्लास्ट बोलोगे। यानी कि मान लो ऐसा आपका एक सेल है, इसके अंदर आपको ऐसे दिखेंगे, ये ग्रैनुअल्स क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन पिगमेंट होता है, कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। आपको क्या करना है? आपने जो स्लाइड पर इसका पील लिया था लीफ का, इस पे आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड शुगर या फिर साल्ट का सॉल्यूशन डाल देना है। 1 मिनट के लिए वेट करना है और फिर आपको देखना है कि क्या होगा इसमें। ओके, फिर जैसे कि मान लीजिए सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो सेल का पानी जो है
बाहर आएगा कि नहीं? हाइपरटोनिक वाला केस याद कीजिए जो पार्ट 2 में हमने देखा था। तो फिर सेकंड आपको क्या ऑब्जर्वेशन करना है, नाउ प्लेस सम रोयू लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। आपको क्या करना है, इन पत्तों को थोड़ी देर के लिए गर्म उबलते हुए पानी में डाल देना है और ये सेल्स क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। देन माउंट वन लीफ ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। आपको फिर एक सेल मतलब एक पत्ता लेना है और उसको अच्छे से स्लाइड पे लगा के उसको स्टेनिंग वगैरह देके फिर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट ऑन द माउंटेड लीफ। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, शुगर या फिर साल्ट का सोल्यूशन डाल देना है, 1 मिनट के लिए वेट करना है और फिर से ऑब्जर्व करना है। इस बार आपको क्या मिलेगा, प्लाज्मोलाइसिस हुआ? प्लाज्मोलाइसिस हुआ यानी कि पानी बाहर गया? नो, नहीं हुआ, क्योंकि का जवाब आगे है। तो what do we infer from this activity? It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. इससे ये हमें पता चलता है इस एक्टिविटी से कि सिर्फ और सिर्फ जो सेल या जो कोशिकाएं जीवित है वही ऑस्मोसिस परफॉर्म कर सकती है, यानी कि पानी का इधर से उधर ट्रांसपोर्ट जो है सिर्फ लिविंग सेल्स कर सकते हैं, डेड सेल नहीं कर सकते। सो cell wall permit the cells of plants, fungi, and bacteria to withstand very dilute, hypotonic external media. Without bursting in such media, the cells tend to take up water by osmosis. यानी कि क्या बोल रहा है, ये जो सेल वॉल है ना, आपके प्लांट्स को, फंजाई को और बैक्टीरिया को हेल्प करती है हाइपोटोनिक यानी कि डाइल्यूट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा पानी अंदर लेके फट ना जाए। यानी कि एक लिमिट तक ही वो क्या करेगा, जितना जरूरत है उतना ही अपने अंदर लेगा और बाकी का भैया रुक जाओ, एक्सेस वाटर सेल वॉल अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, तो द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। अब क्या हो गया, मान लीजिए एक सेल है, इसमें बहुत ज्यादा पानी आ चुका है, तो अब बहुत ज्यादा भर गया, अब ये इधर प्रेशर लगाएगा सेल वॉल पे, फूलने के बाद जो है ना, आप जब बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो आपका पेट ऐसा नहीं लगता बिल्कुल इलास्टिक जैसा तन रहा है, अभी और एक निवाला खाएंगे तो फट जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए सेल वॉल प्लांट्स में या फिर फंजाई में या बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, ताकि सेल जो है बर्स्ट आउट ना हो। क्लियर? सो द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल। अब जब ये जो अंदर वाला प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है, तो ये सेल वॉल भी क्या करती है, अंदर की तरफ उतना ही अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाती है। यानी दोनों ही बैलेंस है, यानी सेल के फटने का या सिकुड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। Because of their walls, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animals. यानी कि अब सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे बाहर भी अगर कोई बदलाव हो रहा है तो इन सेल्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारे जैसे एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ हुआ तो सेल हमारा बर्स्ट आउट हो जाए। देखिए यहाँ डायग्राम है, ये प्लांट सेल का ही है। देखो पानी जो है ऑस्मोसिस की वजह से अंदर चले गया, क्लियर? तो फिर पानी अगर अंदर चले गया, अब ये पानी, ये सेल क्या हो गया, स्वेल हो गया, खुल गया। अब ये क्या कर रहा है, वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, टर्जिट बन गया, इसलिए इसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये आउटर लेयर जो है ये है सेल वॉल, उसके नीचे है सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, और ये पानी जो है वैक्यूल में भर जाता है। ठीक है, अब इतना ही प्रेशर जो है सेल वॉल भी लगा रही है, ये सेल जो है स्टेबल रहता है। क्लियर बात है? आगे नेक्स्ट कंपोनेंट इज आवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, हमने देख लिया था कि ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल या फिर हार्ट ऑफ द सेल बोलते हैं। ये सारी ही एक्टिविटीज कंट्रोल करने का काम करता है। पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं फिर थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, एक है इसके पास आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी है इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के न्यूक्लियस को न्यूक्लियोलस बोलते हैं और उसके फ्लूइड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन मिलके जो है न्यूक्लियर एनवलप बनाते हैं, एनवलप यानी कवरिंग। नेक्स्ट होता है क्रोमैटिन यानी कि आपका जेनेटिक मटेरियल। ये दो टाइप की होती है, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन आपकी सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है, हेटेरोक्रोमैटिन एक्टिव नहीं रहती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पोर्स है, ये कुछ दिख रहे हैं, ये राइबोसोम से यानी कि आपकी प्रोटीन फैक्ट्रीज, क्योंकि आरआरएनए का जो प्रोडक्शन है वो न्यूक्लियस में ही होता है। और फिर ये जो न्यूक्लियर कोर है ये क्या करते हैं, अंदर बनी हुई चीजों को बाहर भेजने के लिए ये रास्ता है, और बाहर बनी हुई चीजें अंदर मॉडिफिकेशंस के लिए भी इस पोर के थ्रू ही जाते हैं। क्लियर हो गई डायग्राम? चलिए
अब थ्योरी पर चलते हैं। रिमेंबर द टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन पील वी प्रिपेयर। ठीक है, हमने कुछ ऐसा ही ऑनियन माउंट के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो फिर वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील। वाई, हमने उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला था, क्यों? ऑनियन पील जब हमने माउंटिंग किया था तो उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला था। तो व्हाट वुड वी सी इफ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन। अगर मैंने या फिर आप लोगों ने परफॉर्म करते वक्त आयोडीन सॉल्यूशन नहीं यूज किया, तब क्या होगा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और जिसका आंसर सबसे करेक्ट होगा उसका आंसर पिन किया जाएगा। तो गाइस, आप अपने आप को एंगेज रखिए, आंसर कीजिए, नई नई आइडियाज लगाइए, सर्च इट आउट एंड आप फाड़ दोगे फिर। तो देखिए, ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज। आप ऐसा ट्राई करके देखिए कि विदाउट आयोडीन क्या फर्क दिखता है। तो फर्दर, व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील, डिड ईच सेल गेट इवनली कलर। जब आपने बाद में आयोडीन सॉल्यूशन डाला ऑनियन पील, तो क्या सारे सेल को एक जैसा ही स्टेन मिला? देखिए, यहाँ पे एक जैसा कलर आपको देखने को मिल रहा है, या कहीं डार्क या कहीं लाइट, ऐसा कुछ देखने को नहीं ना? तो फिर अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन, डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल गेट कलर डिफरेंशियली। यानी कि अब उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है सेल का, ठीक है, कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स किससे बना है, उसके बाद ईआर किससे बना है, ऑर्गेनेल्स किस किस चीज से बने हैं, तो उस हिसाब से उनमें कलरिंग आएगी, कोई डार्क दिखेगा, कुछ लाइट दिखेगा। सम रीजन्स अपीयर डार्कर दैन द अदर रीजन। कुछ हिस्से जो है बहुत ज्यादा डार्क दिखेंगे और कुछ जो है बहुत ही लाइट। Apart from iodine solution, we could also use safranin solution or methylene blue solution to stain the cell. आप सिर्फ आयोडीन नहीं, सैफ्रानिन या फिर मिथाइलिन ब्लू स्टेन भी यूज कर सकते हो सेल्स को कलरिंग या फिर डाई के तौर पर। वी हैव ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम द ऑनियन। आपने ऑनियन के सेल्स तो देखे, तो अब हमको देखने हैं हमारे बॉडी के यानी कि एनिमल सेल्स। तो इसके लिए आपको अगेन एक एक्टिविटी या फिर एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो एक्टिविटी 5.7, लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। क्या कह रहा है? ग्लास स्लाइड ले लो, ठीक है, ड्रॉप ऑफ वाटर, होला, थोड़ा सा बड़ा बनाए ताकि आपको ये बन गई है ग्लास स्लाइड। तो ये ले लिया पानी का ड्रॉप, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप इनसाइड सरफेस ऑफ द चिक्स। मान लीजिए कि आपका चिक है, गाल के अंदर का हिस्सा है। आपको क्या करना है, आइसक्रीम का जो चम्मच आता है ऐसे वाला, ठीक है, इससे आपको अपने अंदर का जो गाल का हिस्सा है उसको स्क्रैप करना है ऐसे थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून। कुछ ऐसा चिपचिपा सा मटेरियल जो है उस चम्मच पे चिपक जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ अ नीडल, आपको एक्सपेरिमेंट नीडल की मदद से क्या करना है, ये मटेरियल को स्लाइड पे ट्रांसफर करके ऐसे एकदम एक जैसा फैला देना है। मान लीजिए ये जो है ये आपका मटेरियल, ठीक है। सो टू कलर दिस मटेरियल वी कैन पुट अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू स्टेन। यहाँ पे आपको मिथाइलिन ब्लू स्टेन का इस्तेमाल करना है। नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। अब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। Do not forget to put a cover slip on it। आपको क्या करना है, हमेशा जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो याद रखिए कि कवर स्लिप आपको प्लेस करनी ही है, क्योंकि कवर स्लिप क्या करता है, आपके मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसमें डैमेजेस नहीं होने देता, इसलिए कवर स्लिप लगाना बहुत जरूरी है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? क्या देखने को मिला? व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल्स वी सी? अभी आपको कैसे शेप देखने को मिले? ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट्स, ठीक है। आपको जो दिखेंगे कुछ ऐसे देखने को। तो was there a darkly colored spherical or oval dot like structures near the center of each cell? आपको देखिए ना, ये बीच में दिख रहा है, ये माइक्रोस्कोपिक है, ये डॉट जैसा कुछ सेंटर में दिख रहा है डार्कली स्टेन, ये है आपके न्यूक्लियस का माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो फिर दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसी सेंटर पॉइंट को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। वेयर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर इन ऑनियन पील्स। क्या हमें ऑनियन पील सेल्स में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला।
ये जो आपके चिक सेल्स है, ये क्या, इनको हम बक्कल एपिथेलियल सेल्स भी बोलते हैं। इन्हीं को आप बोलोगे चिक। ठीक है, अगर आपको डायग्राम बनाने को बोल दिया जाए तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। नाउ देखिए, अब न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, डिटेल में है, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। फर्स्ट पॉइंट, द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस कैसा है, ऑर्गेनेल है, जिसके पास दो लेयर है, तो हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm. अब न्यूक्लियस के पास जो है पोर्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे छिद्र जो मैंने अभी दिखाए थे। ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस में बनी हुई चीजों को बाहर की तरफ भेजते हैं, यानी कि आपके साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। क्रोमोसोम क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, which are visible as rod-shaped structures only when the cell is about to divide. आपको ये जो क्रोमोसोम है रॉड जैसे दिखाई देंगे जब सेल जो है डिवाइड कर रहा होगा तब। आप हर टाइम क्रोमोसोम्स को नहीं देख सकते, सेल डिवीजन के वक्त ही आपको क्रोमोसोम एक्टिव मोड में देखने को मिलते हैं। क्रोमोसोम contains information for inheritance of characters from parents to next generation in the form of DNA, that is deoxyribose nucleic acid molecule. क्लियर। अब क्रोमोसोम क्या है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, यानी कि पेरेंट्स से कौन से कैरेक्टर बच्चे में जाएंगे या बच्चा कैसा दिखेगा, वो आपका क्रोमोसोम ही कैरी करके ले जाता है। कौन से फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म। ठीक है, और इस डीएनए के अंदर जो है जीन होता है, ये हर एक आपके कैरेक्टर के लिए स्पेसिफिक होता है। क्योंकि आपके बाल का कलर, आपके आईज का कलर, आपके नेल्स कितने बढ़ेंगे, आपके फिंगर्स कितने लंबे रहेंगे, आपकी हाइट कितनी बड़ी, ये सब इस जीन का ही कमाल होता है। क्लियर। सो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन, स्पेसिफिक हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells. अब डीएनए के पास हर वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है जो एक सेल को बनाने में और उसको ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है। उसके बाद फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। देखिए, तो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं डीएनए के, यानी कि जो कैरेक्टर्स को सामने लेकर आएंगे उसी को हम बोलते हैं जीन्स। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, एक ऐसी कोशिका या फिर ऐसा सेल जो डिवाइड नहीं कर रहा है, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। ये डीएनए क्या हो जाता है, लेस कॉइल्ड रहता है, क्रोमैटिन के फॉर्म में रहता है। आपके क्रोमोसोम जो है कुछ ऐसे रहता है। ठीक है, लेकिन कब, जब सेल डिवाइड हो रहा हो तब। लेकिन जब सेल डिवाइडिंग मोड में नहीं है तो ये कुछ ऐसे रहता है। ये है आपका क्रोमैटिन। और फिर जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, ये ऐसे कॉइल करने लगता है। क्रोमोसोम, क्लियर। तो फिर क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आपको क्रोमैटिन मटेरियल ऐसा दिखता है कि गूथा हुआ धागा रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे बारीक सा लाइन जैसा धागा गूथ गया हो, ऐसा ही आपको दिखता है। Whenever the cell is about to divide, जब भी सेल डिवाइड करने वाला हो, the chromatin material gets organized into chromosomes। ये जो धागे जैसा दिखने वाला क्रोमैटिन है, इसका कन्वर्शन जो है क्रोमोसोम में हो जाता है। कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है यहाँ पे, यानी कि एक जगह जमा होने लग जाते हैं और क्रोमोसोम बन। The nucleus plays a central role in cellular reproduction। न्यूक्लियस क्या करता है, सेल के रिप्रोडक्शन में, यानी कि जिससे एक सिंगल सेल डिवाइड करके अपने बहुत सारे नंबर्स या फिर दो नए सेल्स को जन्म देगा, उसी को हम सेलुलर रिप्रोडक्शन। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of cell। यानी कि
सेल क्या करता है, अपने एनवायरमेंट के हिसाब से सेल को काम करने की ऑर्डर देता है। आगे जाकर वो सेल क्या बनेगा, कौन सी ड्यूटी निभाएगा, उसमें केमिकल एक्टिविटीज कौन सी परफॉर्म होगी या कौन सी नहीं, ये सब भी देखने का काम जो है न्यूक्लियस ही करता है। जहाँ डाउट हो उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रिवीजन ट्रैक नाम के टेलीग्राम चैनल पर डाल सकते हो, जहाँ पे आपके डाउट क्लियर किए जाए। तो देखिए, ये है आपका सेल, ये है आपका सेल, ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में जो है यहाँ पे क्रोमैटिन क्रोमैटिन प्रेजेंट है, जो कंडेंसेट होके ऐसा क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, अगर मैं क्रोमोसोम को खोलती हूँ तो देखिए इसमें डीएनए और प्रोटीन लगा हुआ है। ये जो धागा दिख रहा है, देखिए ये धागा जो है ये डीएनए है, और ये जो राउंड राउंड दिख रहे हैं ये हिस्टोन लिखा हुआ ये प्रोटीन है। अगर मैं डीएनए को देखूं तो वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये जो दिखा हुआ है जीन, ये फंक्शनली एक्टिव रीजन है, एक्टिव रीजन है क्योंकि इससे क्या होगा, या तो ये आपके हेयर का कलर, आपकी हाइट, आपके आईज का कलर, ये सब डिसाइड करने का काम जो है आपकी जीन ही करती है। और उस जीन के अंदर ये जो सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स 4 होते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थायमिन। क्लियर हो गई बात है, आगे बढ़ते हैं। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane. अब कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि हो गया आपका बैक्टीरिया, यहाँ का जो न्यूक्लियर रीजन है बिल्कुल मतलब पुअरली वेल डेवलप्ड है, तो बहुत कम इसका डेवलपमेंट हुआ रहता है क्योंकि इसके पास जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती, यानी कि न्यूक्लियस की कवरिंग एब्सेंट होती है। तो such as undefined nuclear region containing only nucleic acids is called nucleoid. तो जिसके पास सिर्फ ऐसा बिखरा हुआ डीएनए प्रेजेंट हो साइटोप्लाज्म के अंदर बिना किसी मेम्ब्रेन के, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। सेल, जब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो उसके पास मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियोइड की बात करें तो उसके पास कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। So such organisms whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes. अब ऐसे जीव जंतु जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस की कवरिंग नहीं होती उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रो यानी कि प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोट यानी कि कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि पहले आया हुआ न्यूक्लियस को ही हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जैसे जैसे मॉडिफिकेशंस हुआ इसके पास मेम्ब्रेन आ गई और फिर वो यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हो गए। क्लियर? तो फिर organisms with cells having a nuclear membrane are called eukaryotes. ऐसे जीव जंतु जिनके कोशिकाओं के पास जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की वजह से कवर है, ऐसे जीव जंतुओं को हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। So prokaryotic cells also lack most of the other cytoplasmic organelles present in eukaryotic cell. अब ये जो प्रोकैरियोटिक या फिर प्रिमिटिव सेल्स है ना, इनके पास दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स भी अब्सेंट होते हैं, जैसे कि ईआर हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, राइबोसोम्स हो गए, वैक्यूल्स हो गए, लाइसोसोम्स एंड सो ऑन। ये सब यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये टोटली एब्सेंट। Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm. अब इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है सारे के सारे साइटोप्लाज्म ही परफॉर्म करता है, इनके पास कोई और अलग कंपार्टमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करने। तो नेक्स्ट, the chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicle bag-like structures but not with plastid as in eukaryotic. अब जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने वाले जो बैक्टीरिया है, उनके पास मेम्ब्रेन में वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, के पास ऐसे वेसिकल जुड़े हुए हैं जिसके मदद से वो फोटोसिंथेसिस करता है, जिसके मदद से फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर मैं प्लांट सेल में प्लास्टिड की बात करूँ या फिर क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ तो उसके अंदर फैक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि ये वेल डेवलप्ड टाइप्स होते हैं।
यूकैरियोट्स जो है, यूक यानी कि यूकैरियोट्स वेल डेवलप्ड, और प्रोकैरियोट जो है वो लेस डेवलप्ड है। यूकैरियोटिक सेल जो है एक टाइप से एडवांस प्रकार का सेल है। क्लियर हो गई बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। तो when we look at the temporary mounts of the onion peels as well as human cheek cells, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. जब आपने ऑनियन पील का और ह्यूमन के चिक सेल यानी कि बक्कल एपिथेलियल सेल्स की काउंटिंग देखी थी, तो आपने देखा था कि एक बहुत बड़ा सा पोर्शन जो है सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, सेल मेम्ब्रेन के घेरे में है। तो दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन, ये जो हिस्सा है ये बहुत कम लाइट कलर एब्जॉर्ब करता है। तो फिर इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ये जो आपको बड़ा सा एरिया दिखता है, आप इसी को ही साइटोप्लाज्म बोलते हैं। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर का फ्लूइड मटेरियल है। इट ऑल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल। अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जो है सेल ऑर्गेनेल्स का घर होता है, ये सारे के सारे इसी में तैरते हुए रहते हैं। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। अब हर एक ऑर्गेनेल का काम होता है अलग अलग काम का, अपनी अपनी ड्यूटी निभाना। जैसे कि किडनी हो गया, है ना, दिल हो गया, फेफड़े हो गए, आपका ब्रेन हो गया, ये सब कैसे अलग अलग ऑर्गन्स हैं आपके बॉडी के। मान लीजिए आपकी बॉडी एक सेल है, एक सेल है और उसके अंदर के जो ऑर्गन्स है वो सेल ऑर्गन है। सेम हम अगर सेल को कंपेयर करें तो एक जो सिंगल सेल है उसके अंदर भी मल्टीपल ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, प्लास्टिड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनकी सारों की अपनी अपनी एक ड्यूटी है स्पेसिफिक। तो फिर सेल ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनेल्स के पास भी सेल मेम्ब्रेन जैसे ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। In prokaryotes, beside the absence of a defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की यानी कि प्रिमिटिव सेल्स की बात करते हैं तो वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होने के वजह से काफी सारे ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट। तो on the other hand, the eukaryotic cells have nuclear membrane as well as membrane enclosed organelles. लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल यानी कि वेल डेवलप्ड सेल की अगर बात करें तो उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और अच्छे खासे ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म। क्लियर? यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको देख लेते हैं क्या बता रहा है। तो देखिए ये जो जितना भी ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का फ्लूइड दिख रहा है यही है आपका साइटोप्लाज्म। ये डार्कली स्टेन है न्यूक्लियस, ये है सेल मेम्ब्रेन और ये है चिटिन की सेल वॉल। चिटिन की सेल वॉल यानी कि ये फंजाई का सेल दिखा रहा है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो पिंक पिंक दिख रहे हैं और ये है वैक्यूल जो स्टोरेज का काम। क्लियर? तो देखिए कंपैरिजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल पहले आप पढ़ लेंगे, फिर क्या है आगे का देखिए। The significance of membranes can be illustrated with the example of viruses. यानी कि मेम्ब्रेन्स का कितना फायदा है हमारे पास, ये आपको एग्जाम्पल यानी कि वायरस की वजह से समझ में आएगा। Viruses lack any membranes and hence do not show characteristics of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. ये देखिए ये एक वायरस ऐसा होता है दिखने में, इसके पास जो है सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसके वजह से हम इसको लिविंग में काउंट नहीं करते। ये एनवायरनमेंट में जब तक प्रेजेंट होता है ये डेड ही रहता है। इसको अपनी लाइफ आगे बढ़ाने के लिए किसी होस्ट की जरूरत है, यानी कि किसी जिंदा इंसान की, पेड़ पौधों की या जानवर की जरूरत होती है। जब ये उनमें एंटर करेगा तभी अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, अदरवाइज नहीं बढ़ा सकता। ठीक है? अब देखिए साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल में क्या फ्लूइड है। मान लीजिए ये पूरा एक सेल है, ठीक है। हाँ, अब ये जो है, ये जो एक एक ब्लॉक दिख रहा है सेल ऑर्गेनेल्स है, जब ये पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म में हम इसको काउंट करेंगे, फ्लूइड प्लस सेल ऑर्गेनेल यानी कि साइटोप्लाज्म, ठीक है।
लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड की बात करूं, फ्लूइड, तो हो जाएगा साइटो। क्लियर बात है। अब सेल ऑर्गेनेल्स का इंट्रोडक्शन ले लेंगे, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स हम पार्ट में कंप्लीट करें। सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि सेल के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करें। क्लियर। तो every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment। यानी कि हर एक सेल के पास अपनी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि उसके कंटेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करने का काम करती है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इन cells from multicellular organisms need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function। अब हम जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स की बात करें, उनको काम करने के लिए कई सारी केमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है ताकि उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही मेंटेन रहे, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। जैसे आपका ब्रेन जो है 2400 घंटे एक्टिव रहता है, अगर ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो आपकी याददाश्त में या आपके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने। ठीक है। टू कीप दिस एक्टिविटीज टू डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, these cells use membrane bound little structures और organelles within them। अब हर एक एक्टिविटी को ठीक से परफॉर्म करने के लिए, एक दूसरे से अलग रखने के लिए इन सेल्स के अंदर भी जो है छोटे छोटे कंपार्टमेंट बन चुके हैं। उन कंपार्टमेंट को ही हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक। अब ये जो ऑर्गेनेल्स है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में प्रेजेंट एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, और यही दोनों के बीच एक बड़ा सा फर्क पैदा कर देता है। यूकैरियोटिक सेल में यानी कि वेल डेवलप्ड सेल में जो है सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, जबकि प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव सेल में ये सारे के सारे एब्सेंट है। ठीक है जी, क्लियर। सम ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स आर विजिबल ओनली विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इनमें से कुछ कंपोनेंट्स या कुछ ऑर्गेनेल्स को देखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही मदद लेनी। आपके नॉर्मल माइक्रोस्कोप से वो ऑर्गेनेल्स नहीं दिखाई। ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन। हमने थोड़ी देर पहले जो है न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया है। सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच वी विल डिस्कस नाउ। आपको कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पढ़ने हैं उनकी कुछ नाम बताए गए हैं। यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ये सारे ऑर्गेनेल्स के आपको इनके बारे में आपको पढ़ना है। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन। ये इतने ज़रूरी है क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो सेल का सर्वाइव करना मुश्किल है। सेल के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी जो फंक्शंस है यही कुछ ऑर्गेनेल्स मिलके परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये सेल का डायग्राम है, इसमें सारे ही ऑर्गेनेल्स वगैरह दिखाए गए हैं। देखिए, ये जो है ब्लू वाला ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेंटर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये जो जितना भी ब्राउनिश दिख रहा है आपको इसको साइटोसॉल या फिर साइटोप्लाज्म। ये बाहरी लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये फोल्डिंग वाला गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। ये राउंड राउंड जो है लाइजोसोम है। ठीक है। अब ये जो रेशे दिख रहे हैं, ये कुछ ऐसे रेशे दिख रहे हैं, ये साइटोस्केलेटन है। उसके बाद ये देख रहे हो ये सेंट्रियोल है। ये देखियो माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो न्यूक्लियस से लगी हुई फोल्डिंग्स है ये है एंडोप्लाज्मिक। साइटोस्केलेटन यानी कि सेल का स्केलेटन। क्लियर। तो ये देखिए, ये आपकी बुक की डायग्राम है। ये है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। इनमें क्या फर्क है, आपको क्या डायग्राम देखकर समझ में आता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट का अपडेट मिले। आज के लिए इतना ही गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग टिल द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।